गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग घर पे होंगे, कोविड-19 के सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे होंगे, मास्क लगा रहे होंगे, सैनिटाइजर का उपयोग कर रहे होंगे और अति आवश्यक होने पर ही मार्केट जा रहे होंगे। चलिए, आज का शैक्षणिक यात्रा को हम लोग जारी रखते हुए आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हम लोगों ने शेयर से संबंधित सारे टॉपिक जो हमारे झारखंड बोर्ड में है, जैक बोर्ड में है, उसको कवर कर लिया है। इशू ऑफ शेयर और डिफरेंट काइंड्स, एट पार एट प्रीमियम जो था, फिर फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स का भी हम लोग कवर कर लिया। तो शेयर्स सारे खत्म हो गए। अब इसका कंपनी का सेकेंड पार्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, डिवेंचर, जो आज का हम लोग का पहला क्लास है डिवेंचर पर। इशू ऑफ डिवेंचर्स आप लोग हेडिंग भी देख सकते हैं। तो डिवेंचर्स है क्या? ऋण पत्र, जिसको हम लोग हिंदी में ऋण पत्र कहते हैं। तो ऋण पत्र कंपनी और ऋणदाता के बीच एक प्रतिज्ञा पत्र है कि कंपनी ऋण लेती है तो ऋणदाता को एक पत्र देती है लिखित में, जिसमें पूंजी एवं ब्याज की आपसी का उल्लेख होता है, ब्याज के दर का उल्लेख होता है। मतलब कंपनी जब ऋण लेती है तो ऋणदाता को एक प्रतिज्ञा पत्र देती है और जिसमें पूंजी मतलब जो ऋण के रूप में ऋण की आपसी और उसके ब्याज के दरों का उल्लेख होगा कि ब्याज का क्या दर से उसको ऋण पर ब्याज दिया जाएगा। तो ऋण पत्र जनरली कंपनी का पूंजी नहीं हुआ, इसको अंशधारी नहीं बोलेंगे, ये एक प्रकार का क्रेडिटर है जिससे ऋण लेती है, उसको ब्याज भी देना है कंपनी को, चाहे कंपनी को लाभ हो या हानि। अंश के केस में क्या था? शेयर के केस में कंपनी को लाभ होगा तभी लाभांश दिया जाता था, मगर अंश ऋण पत्रधारी के केस में क्या होगा? कंपनी को लाभ हो या ना हो, फिर भी आपको उस पर, उस लिए गए ऋण पर ब्याज देना होगा। तो ऋण पत्र कंपनी के द्वारा लिए गए ऋणों की एक प्रतिज्ञा पत्र है जिसमें ऋण की आपसी और ब्याज की आपसी के शर्तों का उल्लेख होता है। ऋण पत्र में ऋण पत्र स्टॉक, बॉन्ड एवं अन्य प्रतिभूतियों को शामिल किया जाता है। तो बॉन्ड शब्द अक्सर हम लोग सुनते हैं, तो उस पर भी थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। बॉन्ड है क्या? जनरली पहले होता था बॉन्ड सरकारी तंत्रों के द्वारा इशू किया गया जो रहता था ऋण प्राप्ति के लिए परिपत्र, उसको हम लोग बॉन्ड बोलते थे। मगर अब के डेट में अर्ध सरकारी और गैर सरकारी तंत्र भी बॉन्ड को इशू करती है ऋणों के प्राप्ति के लिए। तो बहुलता आज के डेट में ऋण पत्र और बॉन्ड में क्या अंतर होगा? ऋण पत्र में ब्याज की दर निर्धारित रहती है और बॉन्ड में ब्याज की दर निर्धारित नहीं रहती है। मतलब इंटरेस्ट रेट फिक्स रहेगा डिवेंचर्स के केस में, और बॉन्ड के केस में इंटरेस्ट रेट फिक्स नहीं है। चलिए, बॉन्ड पर थोड़ा सा हम लोग आज जिक्र कर लिए। बॉन्ड बार बार आता था तो मन ध्यान में आता था कि बॉन्ड है क्या सर, है ना? तो ऋण प्राप्ति का ही एक प्रपत्र है जिस पर ब्याज को दर का उल्लेख नहीं होता है, बहुधा सरकारी तंत्रों के द्वारा इसको इशू किया जाता है। चलिए, ऋण पत्र का से हम लोग देख लिए। अब ऋण पत्र क्यों इशू करते हैं? जनरली हमारा जो परियोजना है, हमारा जो प्रोजेक्ट है, उसको नए परियोजना को शुरुआत करने के लिए पैसा का जरूरत होता है, तो ऋण प्राप्ति के लिए ऋण पत्र होते हैं। या वर्तमान परियोजना को विस्तार करने के लिए पैसा का जरूरत होगा, या संयंत्र प्लांट के संवृद्धि के लिए, विस्तार के लिए पैसा का जरूरत होगा, ये सब पर्पस है। या कंपनी का एकीकरण या विलय हो रहा है, एकीकरण मतलब दो कंपनी मिल रही है, चाहे एक कंपनी दूसरे कंपनी को खरीद रही है, उस समय पैसा की जरूरत होती है, तो ऋण पत्र इशू किया जाता है। ऋण पत्र से बहुधा दीर्घकालीन या मध्यकालीन पूंजी की प्राप्ति होती है। क्लियर है? ऋण पत्र व्यवसाय में पूंजी जो का व्यवस्था करने का एक जरिया है। तो ऋण पत्र के आज हम लोग फिर अगला पार्ट देखेंगे टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स में। ऋण पत्र को बहुत आधारों पर विभेद किया गया है, काइंड्स किया गया है। उसमें से आपका पहला है ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड, मतलब रिकॉर्ड के आधार पर ऋण पत्र को दो भागों में बांटा गया, रजिस्टर्ड ऋण पत्र और बेयरर ऋण पत्र। रजिस्टर्ड ऋण पत्र को नाम से ही स्पष्ट है कि कंपनी के रजिस्टर में जिसका नाम दर्ज हो उसको रजिस्टर्ड ऋण पत्र कहते हैं। इसकी पूंजी, इसका जो हम लोग पूंजी ली है, ऋण की आपसी और ब्याज जो मिलेगा वो रजिस्टर धारक को मिलेगा। मतलब जिसका रजिस्टर में नाम दर्ज हो उसी को हम लोग रजिस्टर्ड ऋण पत्र कहेंगे। इस पर ब्याज और इसका जो पैसा आपस होगा रजिस्टर धारक जिसका नाम है उसी को होगा। बेयरर ऋण पत्र क्या हो गया? इसमें जो ऋण पत्र, प्रतिज्ञा पत्र कंपनी चूंकि ऋण लेने के प्रति इशू करती है, तो जो भी प्रतिज्ञा पत्र को वापस करेगा उसको हम लोग
पैसा वापस करेंगे, पूंजी वापस करेंगे, ब्याज उसको देंगे। मतलब ये आसानी से स्थानांतरणीय है, ट्रांसफर है। एक व्यक्ति चाहे तो दूसरे को भी डिवेंचर होल्डर बना सकता है कंपनी के लिए। क्लियर है? ये ट्रांसफरेबल नहीं है, ये ट्रांसफरेबल है। इसका नाम कंपनी में दर्ज है, उसी को पूंजी की वापसी होगी, और जो धारक होगा, जो वापसी के समय जो लेके आएगा, उसी को पैसा वापस होगा। ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड, इसको दो और नामों से जाना जाता है, मॉर्गेज या अनमॉर्गेज। सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड कहने का मतलब, अगर वो ऋण पत्र जिस पर कंपनी के संपत्ति पर प्रभार क्रिएट किया गया है, चार्ज क्रिएट किया गया, कंपनी के संपत्ति पर प्रभार करने का आशय, कंपनी जब ऋण पत्र से ऋण की प्राप्ति की, तो कंपनी उसके बदले में अपने संपत्ति को मॉर्गेज रख दी, इसीलिए इसको एक और नाम से जाना जाता है मॉर्गेज, बंधक रख दी। कि उस केस में क्या होता है, अगर कंपनी ऋण पत्रों को नहीं चुका पाती है, तो ऋण पत्रधारी उस बंधक, उस संपत्ति को बेचकर अपने पैसा को पा सकता है। और अनसिक्योर्ड ऋण पत्र में कंपनी के संपत्ति पर कोई प्रभाव क्रिएट नहीं किया जाता है, मतलब मॉर्गेज नहीं रखा जाता है। अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स सिंपली क्रेडिटर के समान है, कि पैसा अगर होगा तो वापस होगा, नहीं तो आपके पास कोई संपत्ति कंपनी का गिरवी नहीं है। चलिए, ये दोनों स्पष्ट हो गया। और ऑन द बेसिस ऑफ रिडेम्पशन हम देखेंगे दो प्रकार के डिवेंचर्स है, रिडीमेबल और इरिडीमेबल। रिडीमेबल नाम से ही स्पष्ट है, शोधनीय, मतलब जिसकी कंपनी के जीवन काल में है, जिसका पैसा को वापस किया जाएगा, रिडेम्पशन किया जाएगा, पैसा का भुगतान किया जाएगा, उसको रिडीमेबल। और वैसे ऋण पत्रधारी जिसके कंपनी के समापन पर ही पैसा को वापस किया जाएगा, उसको अशोधनीय, इरिडीमेबल कहेंगे, मतलब कंपनी के जीवन में उसके पैसा को वापस नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबल, मतलब दो प्रकार का हो गया, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, मतलब जिसको हम लोग रूपांतरित कर सकते हैं। मतलब वो ऋण पत्रधारी जिसको ये सुविधा दिया गया है कि भैया आप एक निश्चित तारीख, निश्चित तिथि तक अपने आप को अंशधारी में या अन्य प्रतिभूतियों में परिवर्तित कर सकते हैं, उसको हम लोग परिवर्तनीय डिवेंचर्स, कन्वर्टेबल डिवेंचर्स या नॉन कन्वर्टेबल, जिसको यह अधिकार ना हो, ये सुविधा ना हो, आप जिस डिवेंचर है तो आप डिवेंचर ही रहेंगे, तो उसको नॉन कन्वर्टेबल कहेंगे। मतलब वो अंशधारी जिसको ये सुविधा है, वो चाहे कि नहीं हम अंशधारी रहना मेरे लिए हितकर नहीं है, हम शेयर होल्डर बनना चाहते हैं, तो he is entitled to convert himself into shares या other securities in a specified time limit. That types of debenture is called convertible, मतलब जिसको एक नियत समय में अपने आप को अंशधारी या अन्य प्रतिभूतियों में परिवर्तित करने का अधिकार हो, उसको कन्वर्टेबल कहेंगे। और जिसको यह अधिकार ना हो, उसको नॉन कन्वर्टेबल। एक और है अंतर का आधार, बेसिस ऑफ कूपन रेट। बेसिस ऑफ कूपन रेट के आधार पर भी दो प्रकार के डिवेंचर्स है। यहाँ पर देखिए, स्पेसिफिक रेट और जीरो रेट। ऑन द बेसिस ऑफ कूपन रेट पर दो प्रकार का, स्पेसिफिक रेट और जीरो रेट। स्पेसिफिक रेट क्या है? जो नॉर्मल डिवेंचर्स है, जिस पर प्रतिशत का दर दिया रहेगा, 5%, 6%, 12%, 10%, 8%, मतलब जिस पर ब्याज का दर निश्चित हो, उसको स्पेसिफिक रेट डिवेंचर्स कहेंगे। और जीरो रेट जिस पर ब्याज का दर निश्चित नहीं रहता है, ब्याज का दर निश्चित ना हो, उसको जीरो रेट डिवेंचर्स कहेंगे। तो टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स को एक बार हम लोग पुनरावृत्ति कर लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड, रजिस्टर्ड, बेयरर। ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योर्ड या मॉर्गेज, अनसिक्योर्ड या अनमॉर्गेज। ऑन द बेसिस ऑफ रिडेम्पशन, रिडीमेबल और इरिडीमेबल। ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी, कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल। ऑन द बेसिस ऑफ कूपन रेट, स्पेसिफिक रेट और जीरो रेट। मतलब 10 प्रकार है डिवेंचर्स का, जो आसान है, उसके नाम में ही स्पष्ट हो जाता है कि इसका क्या फीचर्स है। फीचर्स के अनुसार डिवेंचर्स को विभेद किया गया है, बांटा गया है। चलिए, डिवेंचर्स का प्रकार देख लिए। अब डिवेंचर्स क्यों इशू किया जाता है, ये भी हम लोग जान गए। वर्तमान परियोजनाओं के विस्तार के लिए, नए परियोजनाओं को लाने के लिए, संयंत्र के विस्तार के लिए, कंपनी के एकीकरण या विलय के समय इसका इशू किया जाता है। इससे मध्यकालीन या दीर्घकालीन पूंजी की प्राप्ति होती है, ये भी समझ गए। मगर अंशधारी और ऋण पत्रधारी, मतलब शेयर होल्डर जो पहले पढ़े और अभी जो पढ़ रहे हैं डिवेंचर होल्डर, वो दोनों में क्या अंतर है? ऋण पत्रधारी जो होता है कंपनी का स्वामी होता है, अंशधारी कंपनी के लेनदार है। ऋण पत्रधारी को लाभांश दिया जाता है, डिविडेंड, और इसको क्या मिलता है? ब्याज। और ब्याज ऋण पत्रधारी को लाभ होगा तभी लाभांश मिलेगा, और ऋण पत्रधारी को लाभ हो चाहे ना आपको ब्याज देना है। मतलब शेयर होल्डर को लाभ के केस में डिविडेंड मिलेगा, और डिवेंचर होल्डर को लाभ हो चाहे ना हो, आप उसका ब्याज का भुगतान करते रहिएगा, कि आपका क्रेडिटर्स है, दायित्व है, और शेयर होल्डर आपका ऑनर्स है। दोनों में अंतर है। ऋण पत्रधारी को कंपनी में मत देने का अधिकार नहीं रहता है,
और अंशधारी को कंपनी में मत देने का अधिकार है, क्योंकि ये आउटसाइडर है और उसको इनसाइडर माना जाता है। चलिए, ये सब तो बेसिक अंतर था। अब इसका अकाउंटिंग प्रोसीड्योर क्या होगा? डिवेंचर्स का भी अकाउंटिंग प्रोसीड्योर एज शेयर्स होल्डर की तरह ही है। शेयर्स का जैसे हम लोग किए थे उसी तरह डिवेंचर्स का भी करेंगे। डिवेंचर्स में भी एकमुश्त पैसा लिया जाता है या किस्तों में लिया जाएगा, और अंतर क्या होगा? जहां शेयर कैपिटल लिखते थे यहाँ पर हम लोग डिवेंचर्स का एंट्री करेंगे। जैसे वहां पर एप्लीकेशन का पैसा लेते थे तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, यहाँ करेंगे बैंक टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन। शेयर एप्लीकेशन का मनी कैपिटल में ट्रांसफर करते थे, यहाँ डिवेंचर एप्लीकेशन का मनी को डिवेंचर्स में ट्रांसफर करेंगे। बस अंतर बेसिकली अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में शेयर कैपिटल की जगह डिवेंचर्स लिखना है, अदरवाइज सारा प्रोसीड्यूर सेम है। यहाँ पर भी कॉल इन एडवांस होगा, यहाँ पर कॉल इन एरियर होगा, यहाँ पर भी डिवेंचर्स को सममूल्य पर, बट्टा पर, डिस्काउंट पर या प्रीमियम पर इश्यू किया जाएगा, और सारा टर्म सिक्योरिटी प्रीमियम का यहाँ भी इशू होगा, डिस्काउंट इश्यू ऑफ डिवेंचर्स यहाँ भी इशू होगा। तो सारा प्रोसीड्यूर एक है, बस बेसिक अंतर क्या है? शेयर कैपिटल की जगह हमको डिवेंचर्स लिखना है। तो चलिए, आज हम कंसेप्चुअल बात डिवेंचर का समझ लिए। इसका अकाउंटिंग प्रोसीड्योर शेयर के टाइप ही है, और इस पर बेस्ड सम्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए हम लोग इतना बेसिक को अपने ध्यान में और मेमोरी में लाएंगे और इस पर अध्ययन करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड सम्स को हम लोग देखेंगे। थैंक यू।